सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। ये जो पिछला वक्त गुजरा है इसके अंदर महंगाई में बेइंतहा इजाफा हुआ है और इतने बड़े बड़े इजलास हमें देखने को मिले हैं। नोटिस लेने वालों की एक कतार है। वुज़रा, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, हर जगह पे नोटिस। महंगाई हो कैसी रही है, नहीं छोड़ेंगे। कमिश्नर्स ने नोटिस ले लिया, ये सरकारी फहरिस्त है, इसके तहत चीज़ें फरोख्त होंगी। लेकिन इस नोटिस के बाद नतीजा कुछ नहीं मिलता। लोगों को पहले से ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ता है, पहले से ज़्यादा महंगाई। यानी कि नोटिस लेने वाले भी हैं, हर सूरत में हर तरफ नज़र आ रहे हैं, इजलास भी हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की रिट नहीं है। हुकूमत की रिट नहीं है। ये एक अजीब अलमिया है कि हम सूबाई हुकूमतों के इजलास देखें, वुज़रा के देखें, उनके विजिट्स देखें, कमिश्नर साहब आते हैं, लिस्ट लेकर आते हैं, इस हिसाब से आपको दालें, खाने पीने का सामान मिलेगा, आटा का रेट ये होगा। बड़े बड़े कमीशन नजर आते हैं, चीनी के रेट अब ये हो जाएंगे। बड़े बड़े वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, अब हमने पकड़ लिया, नहीं छोड़ेंगे, लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी। लेकिन फिर अगला दिन फिर 2 रुपए का इजाफा, 5 रुपए का इजाफा, 10 रुपए का इजाफा। एक फहरिस्त है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। मैं गवर्नर की गवर्नेंस की जो रेट है उसकी बात कर रहा हूं कि ये इजलास, ये मीटिंगें, ये ऐलानात, ये सब कुछ, लेकिन कीमतों में जो इजाफा है वो सिर्फ 1 साल की बात करता हूं। वैसे 2 साल हो गए पीटीआई की गवर्नमेंट को, लेकिन 1 साल की बात कर लेते हैं। 2 साल में मामला ज्यादा ऊपर चला जाएगा। 1 साल के अंदर 20 किलो आटे का थैला 118 रुपए महंगा हुआ है। आए दिन रोटी की कीमत में तंदूर वाले इजाफा कर देते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, फिर इजाफा हो गया है। आलू की कीमत में 30 रुपए पर किलो इजाफा हो गया है। चीनी की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है, 13-14 रुपए पर केजी चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूध दही की कीमतों के अंदर इजाफा 10 से 12 रुपए हो गया है। कोई रोकने वाला नहीं, इजलास होते हैं, बात होती है, फिर महंगाई हो जाती है। इसके साथ ही जो प्याज की कीमतें हैं उसमें 10 से 12 रुपए किलो इजाफा हो गया। अब जो गोश्त है उसकी कीमतों में इजाफा, मूंग की दाल में 70 रुपए पर केजी इजाफा, माश की दाल में 62 रुपए पर केजी इजाफा, अंडों की जो पर दर्जन कीमत है उसमें 30 से 40 रुपए पर दर्जन इजाफा, टमाटर की कीमतों में 20 से 30 रुपए पर केजी इजाफा। ये जो ढिठाई के साथ महंगाई हो रही है, ढिठाई के साथ, यानी कि धड़ल्ले के साथ इजाफा, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन बस इतने ज्यादा होते हैं, मीटिंग इतनी ज्यादा होती हैं, हल नहीं निकलता। कोविड की वजह से पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब तक मुतासिर हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, लेकिन एसओपीज के तहत काम हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसे इंडस्ट्री का दर्जा भी हासिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिसीज आ गई है सियाहत के हवाले से। उसमें जुल्फे बुखारी साहब कहते हैं कि जो गेस्ट हाउस और होटल्स हैं वो उसका हिस्सा हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, आखिर उनके साथ टेबल पे बैठ गए। लेकिन एक बहुत अहम शोबा जिसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए और सियाहत की पॉलिसी में अगर उनको साथ नहीं रखेंगे तो सरमायाकारी के मामलात, रोज़गार के मामलात और अच्छे खाने के मामलात हल नहीं होंगे। वो हैं रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये एसओपी के तहत खुलना बहुत ज़रूरी है। मुसलसल आवाज़ उठ रही है। एसओपीज़ दुबई के अंदर किस तरह की हैं, लंदन में किस तरह की हैं, न्यूयॉर्क में किस तरह की हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो ऐसी ही एसओपीज़ के साथ रेस्टोरेंट्स को खोला जा सकता है। बड़ी तादाद के अंदर रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, माली मुश्किलात का शिकार हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ती नहीं है, मसला हल होता नहीं है। मैं बार बार इसको फोकस इसलिए किया हुआ हूं कि इसके बगैर पाकिस्तान का कल्चर मुकम्मल नहीं होता। अगर पाकिस्तान के खाने अवेलेबल नहीं हैं, लोग खा पी नहीं रहे हैं, आज़ादी से बैठ नहीं रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान नामुकम्मल है। अथर सुल्तान चावला साहब, पाकिस्तान को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पेशरफ्त कर रही है। मुझे जराए कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स ईद के बाद खुल जाएंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं? कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, मुसलसल आप इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। नुकसान कितना हो चुका है और किस तरह से रिकवरी होगी? अथर सुल्तान चावला साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। नुकसान तो 2 तरीके का होता है। एक नुकसान होता है जिसकी जो है ना कोई आप एक दफा खमियाजा भरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक नुकसान होता है जो परमानेंट हो जाता है। बाजारी महसूस ऐसा होता है जब 20,000 रेस्टोरेंट बंद हो चुके हों तो ये नुकसान तो परमानेंट हो चुका है। 20,000 मुस्तकिल बंद हो गए, तकरीबन बंद हो चुके हैं। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा घराने
इस वक्त जो है ना वो परेशानी का हालत है। 1 लाख रेस्टोरेंट्स में से 20,000 रेस्टोरेंट्स बंद हो गए पाकिस्तान भर में। 4 महीने में 4 महीने 10 लाख 20 से 22 लाख लोग काम करते थे, मिनिमम 10 लाख लोग अपने घरों पे बैठे हुए मिनिमम, क्योंकि जो चल भी रहे हैं वो डिलीवरी की बेसिस। चलें अत्तर भाई ये बताइए देखिए ये पाकिस्तान के कल्चर का, पाकिस्तान के सिस्टम का, पाकिस्तान में मेहमान नवाजी का एक बहुत बड़ा अंसर है जो कोविड की वजह से डिस्टर्ब हो गया। अब हम जरा पॉजिटिव साइड पर आते हैं, हुकूमत को करना क्या चाहिए इन रेस्टोरेंट्स को जो बंद हो गए उनको बहाल करने के लिए, और जो वीक हैं माशी तौर पर उसकी बहाली के लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले स्टेप तो ये लेना चाहिए कि डाइन इन के साथ खोल दिया जाए। क्या हम मवेशी मंडी से भी गए गुजरे हैं कि हमें जो है वो हम अपने एसओपीज नहीं मैनेज कर सकते? प्लीज, मतलब मैं मवेशी मंडियों के अंदर एसओपीज है, रेस्टोरेंट में भी हो सकते हैं। हाँ सर, मवेशी मंडी में अगर हो सकते हैं तो क्या रेस्टोरेंट इतने गए गुजरे हैं कि वहाँ नहीं हो सकते? रेस्टोरेंट उससे ज्यादा, आप कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते, आपको उससे अंदाजा हो जाता कि कितने तरीके से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्लीज, सबसे पहली चीज ये समझा क्यों नहीं पा रहे आप? ये समझा क्यों नहीं? जुल्फे बुखारी तो बहुत समझदार आदमी है, असद उमर भी बहुत समझदार हैं, ये सारे समझदार हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों आप क्यों समझा नहीं पा रहे? अगर कोई हमसे एक दफा फोन पे ही डायरेक्ट बात कर ले, आदिए एक दफा फोन पे, हमाद अजहर साहब से 1.5 महीने पहले बात हुई थी आखिरी, जो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी समझदार है, वो पॉलिसी बना रहे होंगे, एसओपीज बना रहे होंगे। खैर अब तो मरहला ऐसा है कि जो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब है वो कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अब एसओपीज के तहत चीजें सारी खुलेंगी, ईद के बाद खुलेंगी। मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जराए भी ये बता रहे हैं कि खुलेंगे। अब मामला आ जाता है, खुल तो जाएंगी, चले जो आपने बात की, मुझे यकीन है खुल जाएंगी, नहीं तो हम आपके साथ खड़े और आवाज उठाएंगे। अब मामला ये कि माशी तौर पर जो वीक हो गए, कमजोर हो गए, उनको दोबारा से स्टेबल कैसे किया जाए, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? सिर्फ चंद चीजें करनी है। जी बताएं। आपने टर्नओवर टैक्स, जो ज्यादातर जो है प्रोप्राइटरशिप होते हैं जो ये काम लेके चलते हैं, टर्नओवर टैक्स आप 1 साल के लिए माफ कर दीजिए। 1 साल के लिए करना है कि सेल्स टैक्स 1 साल के लिए कम से कम 0 कर दीजिए, ताकि जो अवाम भी तो बेचारी वो उस पर परेशान हुई है ना, तो अवाम को सस्ती चीज मिल जाएगी। तीसरी चीज, आपने यूटिलिटीज में या इंडस्ट्री को दे दी या 7 किलोवाट तक कमर्शियल को दे दी, ना हम इधर के ना हम उधर के, हमें कुछ भी नहीं मिला यूटिलिटीज में। आप वहाँ हमारी सपोर्ट कर दीजिए, उसके अलावा हमें काम करने दीजिए, बस काम करने दें। आपको यूटिलिटीज के अंदर जो है वो रियायत मिलनी चाहिए। यूटिलिटीज में आप किस तरह की रियायत कह रहे हैं? बिजली के बिल में, गैस के बिल में? बिजली के बिल में और गैस के बिल में बस आप रियायत कर दीजिए। जो आपने बाकी इंडस्ट्री को दी, जो 70 किलोवाट तक आपने इंडस्ट्री को दी, वो 3 महीने के लिए था ना। आप हमें इंडस्ट्री, सर वो दें तो सही, हमें भी हमारे 3 महीने तक थे, तो हमारा 3 महीने भी तो दे दें हमें। अच्छा, 3 महीने के लिए यूटिलिटीज के अंदर आपको इजी किया जाए, हम इंडस्ट्री मान लें ताकि हमें इंडस्ट्री का मिल जाए। सबसे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेट ये है कि उसको कोई इंडस्ट्री मानता ही नहीं, उसको शोभा ही मानते हैं, इंडस्ट्री नहीं मानते। तो आपके 3 मुतालबात मेरे समझ में आए हैं जो आप ये कह रहे हैं। एक तो यूटिलिटीज के अंदर जो है रियायत मिलनी चाहिए, जैसे तमाम शोबों को मिली, यहाँ पे भी 3-4 महीने तक रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरा आप कह रहे हैं सेल्स टैक्स जो है उसको 1 साल के लिए माफ कर दिया जाए, रेस्टोरेंट्स को सेल टैक्स ना देना पड़े, ये बात आप कह रहे हैं। और तीसरा आपने क्या बताया? तीसरा टर्नओवर टैक्स, जो टर्नओवर टैक्स जो है वो माफ। आप मुझे बताएं 30 जून को टर्नओवर टैक्स कैसे दिया जाएगा जब 4 महीने? तो एफबीआर वाले किसी की नहीं मानते, वहां तो चेयरमैन चेंज करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल, अच्छा ये बताइए कि ये जो बेरोजगारी इसकी में इजाफा हुआ है, वो अंदाजन कितने लोग बेरोजगार हुए और किस कैटेगरी के? 10 लाख लोग, कम से कम 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। सर ये 10 लाख लोगों की बात हो रही है। कल मुझसे किसी एक सहाफी ने पूछा कि अगर नहीं खुलेगा तो आप क्या करेंगे, आप धरने देंगे? मैंने कहा धरने नहीं देंगे, क्या ये अंदाजा नहीं हो रहा? मुझे धरने देने की क्या जरूरत है? धरने तो वो बेचारे वो देंगे जो बेरोजगार पे बेरोजगार होते जा रहे हैं। आप देख लीजिए कराची में डकैती का हाल कहाँ जा रहा है, इसमें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, इस वक्त तो बेचारे जो है, जो रेस्टोरेंट वाले थे, फैसल भाई हकीकत बता रहा हूँ, वो बेचारे अपनी चीजें बेच के किसी तरह कुछ करना चाह रहे हैं, किसी तरह शुरू हो जाए। अच्छा चावला साहब ये बताएंगे, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट सॉफ्ट है, इसमें हार्ड है, पंजाब की गवर्नमेंट इसमें सॉफ्ट है, इस मामले में हार्ड है, केपी के अंदर क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, आप पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन को देख रहे हैं, तो ये मंजरनामा सारे सूबों का किस तरह से? गिलगित में तो सुना है कि गेस्ट हाउस खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, गिलगित वाले कहते हैं आओ खाया करो। इस वक्त टूरिज्म की वजह से थोड़ी सी रिलैक्सेशन शायद गिलगित और बल्तिस्तान में तो दी गई, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं है। यहाँ तक अलमिया पूरे पाकिस्तान का ये है कि फूड कोर्ट जो है मॉल्स में खोल दिए गए
एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, टेक अवे करना लॉयर सामने बैठ, मतलब आप मंतक तो मुझे बता दीजिए। मंतक का मामला है, लेकिन मेरे ख्याल है मामला आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतर चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बहुत अहम मामला है, हमने देखा एक इंडस्ट्री बना दी, बहुत अच्छा फैसला किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, सनती शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, फिक्स टैक्स कर दिया, लोन्स कर दिए, छोटे घर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। कराची आगे नहीं बढ़ रहा, सिंध के अंदर सिनेरियो डिफरेंट है। मेरे साथ आरिफ जीवा साहब हैं, साबिक चेयरमैन है आबाद के। हमने कराची में देखा कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक एग्रीमेंट MOU साइन हुआ है कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का और आबाद का, कि यहाँ पे हो सकता है वन विंडो ऑपरेशन के तहत रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, कोई करोड़ों रुपए नक्शे पास होने पर नहीं होंगे। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले अभी तक जो है वो डंडा बजा रहे हैं, पैसे देने पड़ेंगे, क्या होगा? आरिफ जीवा साहब, कराची में मामला सेट होंगे नहीं होंगे, पैसे देने पड़ेंगे नक्शों पे, मामला पे, या मामला हो गया ठीक? देखिए, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, ये तो आज न्यूज़ आप जो दे रहे हैं कैंटोनमेंट की, बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये जो कल जो हमारा MOU साइन हुआ है, और आज सुबह पंजाब के CM ने भी अनाउंस कर दिया है कि पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन मंडे से ऑपरेशनल हो जाएगा और कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, और आपको तमाम चीजें ऑनलाइन जो है वो आपने इवन के आपने चालान की पेमेंट भी ऑनलाइन करनी है, आपको बैंक भी जाने की जरूरत। कितनी मजेदार आपने बात की, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। सिंध का बताइए, सिंध का रिश्वत देनी पड़ेगी बिल्डिंग कंट्रोल को? नहीं, सिंध में पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया, सिंध के अंदर तो पूरा सिस्टम बना हुआ है, वर्ल्ड बैंक के फंड से पूरा वन विंडो ऑपरेशन बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर क्लोज कर दिया उसको। हालांकि छोटे प्लॉटों के लिए पहले रखा था उन्होंने कि जी सेकंड फेज में जो है वो सिंध में देनी पड़ेगी, यानी कि सिंध हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं है। सिंध में बिल्कुल देनी पड़ेगी और देनी पड़ रही है, और सिंध में अभी तो जो है वो 1 हफ्ते से नए DG की बातें हो रही हैं। DG साहब आए, ये जो इस साल साहब आए, कोई काम नहीं हो रहा, वो ना कोई वो इंजीनियर नहीं है, हाँ वो टेक्निकल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब। मैं बुनियादी तौर पर एक चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा था, वज़ीर आज़म हाईलाइट करने वाली चीज़ें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक पॉलिसी लेकर आते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को तेज़ी से आगे लेकर जाया जाए, जो तामीराती शोबा है उसके मसाइल को सॉल्व किया जाए, कंप्यूटराइजेशन की जाए, फिक्स टैक्स लगाया जाए, लोगों को ब्लैक मनी है, रेड मनी है, ब्लू मनी है, कोई पैसा भी ला के लगाएं, दिसंबर 31 तक इस शोबे में लेकर आएँ और घर बनाएं, छोटे बड़े घर बनाएं। बहुत अच्छी पॉलिसी, लेकिन रिश्वत सतानी वाला जो मामला है वो सॉल्व नहीं हो रहा। एक बड़ा ब्रेक थ्रू कल हुआ, क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट का एग्रीमेंट हो गया आबाद के साथ, वन विंडो ऑपरेशन के तहत काम होगा, रिश्वत नहीं होगी। लेकिन सिंध गवर्नमेंट के जो सेटअप्स हैं, खास तौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वहाँ पे करोड़ों रुपए रिश्वत के बगैर सिस्टम आगे नहीं बढ़ता, अभी भी नहीं बढ़ रहा। जिस तरह आरिफ जीवा साहब कह रहे हैं, होगा क्या? इस पर आइंदा प्रोग्राम्स के अंदर भी बात करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।